Good afternoon everyone. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is vibrational spectra of metal carbonyls for bonding and structure elucidation. तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अभी तक हमने पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड और मेटल और कार्बन के बॉन्ड में क्या फ़र्क होएगा। जैसे जैसे सबसे पहले आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पर कार्बोनिल के केस में कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो मेटल का सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी इन टर्न आपका मेटल जितना ज़्यादा फिल्ड होगा वो उतनी ज़्यादा बैक डोनेशन से, जिसे हम सिनर्जी की इफेक्ट बोल रहे थे, विद द हेल्प ऑफ बैक डोनेशन वो क्या कर रहा है, मेटल और कार्बन के बीच क्या डेवलप हो रहा है, पाई बॉन्ड का करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से अगर जब उसने बैक डोनेशन किया था तब उसने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में पाई स्टार में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी के एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके रिस्पेक्टिव उसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अभी उसने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र किया, ऑटोमेटिकली मेरा पाई बॉन्ड वीक होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आना शुरू हो गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म होना शुरू हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कि हमारे मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, है ना। सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास क्या जज करती है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताती है कि रिस्पेक्टिव जो हमारे बॉन्ड्स हैं उनके बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर आपको बॉन्ड लेंथ का पता चलने लग जाता है, या फिर आपको पता चल जाता है जितना ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में होती है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये होता है, क्लियर। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाएगा। मेटल और कार्बन के बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि रफ सा हमारा रिवर्स का चलेगा, ठीक। जितना ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा उससे कहीं ज़्यादा आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, यानी कि जो नेचर कार्बन ऑक्सीजन का आया उससे रिवर्स मेटल कार्बन के बीच का होगा। तो सबसे पहले हमने क्या है, कार्बोनिल की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। जो हमारा फ्री कार्बोनिल है, जो फ्री कार्बोनिल का मतलब जिस कार्बोनिल ने किसी भी मेटल एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है 2143 सेंटीमीटर है। यानी कि 2143 सेंटीमीटर का इन्वर्स का मतलब हमारे पास जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर बॉन्ड करेक्टर, मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है। तो यहाँ पर हमने क्या श्योर हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। फ्री कार्बोनिल में अभी वो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, हमने नेक्स्ट क्या किया, मेटल को एक कार्बोनिल के साथ अटैच किया, तो हमें पता है सिनर्जी की इफेक्ट स्टार्ट हो गया। बैक डोनेशन की वजह से हमारा मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होना शुरू हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया। तो हमारे पास जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अब ये नहीं रहेगी, क्योंकि अभी फ्री कार्बोनिल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड, अभी उससे कम हो जाएगी। कितनी रेंज में आएगी, 2125 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रेंज में आपको जनरली फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी। डिपेंड करेगा कि आपका मेटल एटम कैसा है। अगर आपका मेटल एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो उसकी रेंज आपको इसके पास मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका मेटल एटम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हुआ, यानी कि उसके पास फील्ड ऑर्बिटल हुए लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ इस रेंज के पास होएगी। तो नेक्स्ट आपके पास है कि आपने दो मेटल एटम्स अटैच कर दिए, इसे मैंने μ1 बोलते हैं। जैसे एक ही मेटल एटम है जिसे ब्रिजिंग टेंडेंसी बोलते हैं किसी भी लिगेंड की, μ1, यानी कि कार्बोनिल सिर्फ एक ही मेटल एटम के साथ अटैच है। इसकी नोटेशन कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगी, μ2 कार्बोनिल, यानी कि आपका जो कार्बोनिल है वो दो मेटल एटम्स के साथ अटैच है। तो उसकी रेंज क्या आएगी, 1850 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अभी क्या हुआ कि दो मेटल एटम्स हो गए, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड और वीक हो गया। अगर वीक हो गया तो इससे फ्रिक्वेंसी और रिड्यूस हो गई, तो 1850 से 1750 की रेंज आ गई। फिर हमने क्या किया, फाइनली चेक करने के लिए μ3 कार्बोनिल मतलब
ऐसा कार्बोनिल जो 3 मेटल एटम्स के साथ अटैच है। तो हमने उसका रेंज चेक किया, वहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों मेटल एटम उसे बैक डोनेशन कर रहे हैं, जिस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड और वीक हो गया और हमारे पास रेंज कैसी आ गई, 1750 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है क्योंकि ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। आज हम सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, कल हम इस वीडियो के रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल पोर्शन जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे उतनी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ ये पता चला उन्होंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिक्रीजेज ड्यू टू। अभी कार्बन और ऑक्सीजन की जो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होने के पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन कर रहा है, मेटल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बैक डोनेशन। जितना ज़्यादा आपका मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना मेरा फ्रिक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन का स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होता रहेगा, लोअर डाउन होता रहेगा। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम। मैंने आपको एग्जांपल में भी कल बताया था कि मेटल MCO4 टाइप था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो मैंने कहा ये नेगेटिव चार्ज भी इस मेटल का ही है, पहले थे तो ये फिल था, ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज और इंट्रोड्यूस हो गया। अभी ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे कार्बोनिल को ट्रांसफ़र कर पाएगा, इस वजह से हमारी फ्रिक्वेंसी और भी लोअर डाउन हो जाएगी। सेकेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल एटम। थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनिल लिगेंड बाय अ लो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। अभी हमारे पास ये टेंडेंसी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये मेरा मेटल है, यहाँ पर मेरा कार्बोनिल अटैच है क्योंकि हम कार्बोनिल का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं। अभी ये लिगेंड का इफेक्ट समझाते हैं। ये लिगेंड अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मेटल फिर से इसे पकड़ाना शुरू कर देगी, यानी कि बैक डोनेशन इंक्रीज़ होगी। अगर बैक डोनेशन इंक्रीज़ होगी तो मेरे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा, तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी। अगर मैं उल्टा कर दूँ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ले लूँ, तो वो क्या करेगा, मेटल के पास फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो उसने क्या किया, इसको देना शुरू कर दिया। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन, इसका टेंडेंसी है, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अगर कम हो गई तो वो कार्बोनिल को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर, लो पाई एक्सेप्टर का मतलब है जो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करे, खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बोल रहा है यानी कि एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑपोजिट फैक्टर्स आपकी फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर मेटल सपोज करो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, ये बोलता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसका मतलब वो बैक डोनेशन भी कम करेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कर दो आप किसी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर से, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से। ठीक, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद अट्रैक्ट कर लेगा मेटल की, मेटल के पास कुछ देने के लिए होगा नहीं, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रह जाएगा। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी गिवन एज फॉलोज। बच्चे ये आपके पास जितनी आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी में। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसकी थ्योरी हमने थ्योरी के लिए सीखनी है सिर्फ, लेकिन हमें यूजीसी के लिए इसे अप्लाई करना सीखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। आपको अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा जो जैसे ये 5 लिगेंड्स हैं ना, तो 5 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक कौन सी पॉसिबल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक पॉसिबल है स्क्वायर पिरामिडल। तो अभी कन्फ्यूजन हो गया, इस डिलेमा को दूर करने के लिए हमें मेटल कार्बोनिल्स की आईआर हेल्प करेगी। वो कैसे करेगी, इन सर्टेन केसेस मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फॉर द डिटर्मिनेशन ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कार्बोनिल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ आईआर बैंड्स। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को आईआर के लिए भेजेंगे। जब हम सैंपल को आईआर मीटर में प्लेस करेंगे तो हमारे पास जितने बैंड्स आएंगे
उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो पर्टिकुलर कार्बोनिल्स हैं वो किस शेप में। जैसे अभी हम यहाँ पे बात करें तो मेरे ट्राइगोनल बायपिरामिडल में कितने टाइप्स के कार्बोनिल्स हैं, 2 टाइप्स के कार्बोनिल्स, क्योंकि एक्सियल वाले लंबे होंगे, इक्वेटोरियल वाले शॉर्ट होंगे, तो 2 टाइप्स ऑफ कार्बोनिल्स। लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में 1 टाइप ऑफ कार्बोनिल। तो अगर मेरे पास सिग्नल आया, सिर्फ एक ही पीक आई, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। अगर मेरे पास 2 तरह की पीक्स आई, 2 तरह के IR बैंड्स आए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्ट्रक्चर ये वाली है, तो वहाँ पर आपके पास ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर। तो हमने प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास 2 बैंड्स आ रहे हैं कार्बोनिल के बिहाफ पे, तो हमने बोल दिया कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बॉन्ड ऑर्डर नहीं कह सकते, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि हमें स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि मेरा कार्बोनिल का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वी नो दैट वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉन्ड ऑर्डर। If due to any reason electron charge intensity increases on pi star orbital, that means मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, उतनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मेरे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर मेरे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो IR हमें हेल्प करेगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज से हमें पता चल जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफ़र हुई है, तो उस हिसाब से हम कार्बन ऑक्सीजन का एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फ्री एब्जॉर्प्शन, जो बैंड्स मैंने डिस्कस किए थे वो वही डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ पर उसने आपको एक एग्जांपल दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो सब। अगर आपको ये मैचिंग करने के लिए दिया जाए और वैल्यूज़ को थोड़ा सा पलट दिया जाए, तो आप इजीली गैस कर सकते हो कि इसके लिए कितनी वैल्यू होगी। 2 नेगेटिव हायर नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव के कंपैरिजन, तो इसका बॉन्ड और भी वीक होगा कार्बन ऑक्सीजन का। यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज, तो इन सब वैल्यूज से अगली लोअर वैल्यू कौन सी बची है, ये वाली। फिर आपके पास आया क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। निकल में कितने हैं, 8। दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, पर 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो बैक डोनेशन इसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2060, तो यहाँ पर 1980 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा MnCO6 पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल इसने यहाँ पर भी प्रैक्टिस की हुई है। अभी ये PME3 जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का इफेक्ट समझाया था, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट में PF3। PF क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा, जिस वजह से ये डेंसिटी यहाँ पर जा नहीं पाएगी बैक डोनेशन की वजह से निकल। और अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करके देखें तो आपको ये सिचुएशन दी हुई है, ये आपके पास मेटल है, मेटल हमने निकल लिया है, एक साइड पे आपके PME3 है, कार्बोनिल है, एक साइड पे आपको PF3 बोला हुआ है। मैंने एक ही लिगेंड है, बाकी का मॉलिक्यूल नहीं लिखा। अभी ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ट्रांसफ़र करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, जिस वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो गया तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी क्या आएगी, कम आएगी इसके कंपैरिजन। तो उसने वही बोला हुआ, PF3 की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा आएगी और इसकी कम आएगी। क्लियर। थर्ड आपके पास हेल्प क्या आएगी, डिटेक्शन ऑफ टर्मिनल और ब्रिजिंग कार्बोनिल्स। अभी आप क्या करोगे, आपको स्पेक्ट्रा दिया गया, आपने कार्बोनिल्स का स्पेक्ट्रा पकड़ा दिया, आपको पता चल गया एक मेटल लगा हुआ तो इस रेंज में पीक्स आएंगी, अगर 2 मेटल्स लगे हुए तो इस रेंज में पीक आएंगे, और अगर 3 मेटल्स लगे हुए तो इस रेंज में पीक आएंगे। तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका कार्बोनिल टर्मिनल में है या ब्रिजिंग पोजीशन पे। अगर टर्मिनल पे हुआ तो इस रेंज में ही पीक्स होंगे सिर्फ सारे स्पेक्ट्रा की। अगर आपके पास तो ब्रिजिंग में हुआ तो एक आधी पीक आपको इस रेंज में मिलेगी। जैसे अभी Fe2CO9 में अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गई, अभी हमने क्या किया कि Fe2CO9 Fe2CO9 और ऑस्मियम में कंफ्यूज़न हो गया।
ऑस्मियम मैंने आपको बताया था, हमने एक कंसेप्ट पहले भी किया था कि डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो हमारी ब्रिजिंग टेंडेंसी क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाएगा। कार्बोनिल में हमें पता है Fe2CO9 के स्ट्रक्चर में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर 3 कार्बोनिल्स ब्रिजिंग में हैं, तो यहाँ पर आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे, ब्रिजिंग वाली रेंज में भी मिलेंगे और टर्मिनल वाली रेंज में भी मिलेंगे। क्लियर। लेकिन ऑस्मियम में हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सारा स्पेक्ट्रा कहाँ घूम रहा है, टर्मिनल वाले कार्बोनिल्स की रेंज में। तो इससे हमें प्रिडिक्ट हो जाएगा कि हमारे कार्बोनिल्स की, इससे हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की कि हमारे पास किस मॉलिक्यूल की पोजीशन कैसे होगी। तो ये एग्जांपल इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रा उसने ऑस्मियम का लिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी पीक्स हैं वो 2000 से नीचे मतलब 2150 से 2000 के बीच ही हैं। यहाँ पर एक पीक हमारी 2000 से नीचे चले जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना कार्बोनिल हमारा ब्रिजिंग में है। नेक्स्ट आपके पास है स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। हम विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रा वी आर एबल टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द IR स्पेक्ट्रा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने स्टडी रेट प्रिडिक्ट करना है अपनी रिएक्शन का, तो बाय मेजरिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम बैंड ऑब्जर्व कर लें कि हमारी इंटेंसिटी कैसे कैसे डिसअपियर हो रही है कार्बोनिल की, तो हमें उस हिसाब से IR स्पेक्ट्रा पता चल जाएगा, उसकी रिएक्शन रेट पता चल जाएगा। कार्बन 13 NMR में हमने क्या स्टडी किया था, कार्बन 13 में हम स्टडी कर सकते हैं कार्बोनिल का NMR, क्योंकि अगर हम कार्बन को रिप्लेस कर दें उसकी आइसोटॉप से, दैट इज़ 13, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बट दिस टेक्निक देयर शुड बी नो स्क्रैम्बलिंग बिटवीन टर्मिनल एंड ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ लिमिटेशन फॉर द एलिसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। लेकिन इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, जब हम इसे ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रैम्बलिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, जिस वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इल्यूसिडेट है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कल हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में हम इन सारे जो हमने एप्लीकेशंस आज सिर्फ थ्योरी में पढ़ी हैं, कल हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हमने अब तक कार्बोनिल के रिलेटेड सीखे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।